आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आता होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। तो आज का हमारा टॉपिक है रहन सहन का स्तर। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था निर्णय प्रक्रिया। आज का टॉपिक है रहन सहन का स्तर। बिना टाइम को वेस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रहन सहन का स्तर लचीला होता है, इसकी कोई निश्चित अर्थ या परिभाषा नहीं होता। हमारे यथार्थ में रहन सहन का तात्पर्य उन तमाम विविध प्रकार की आवश्यकताओं से पूर्ति से लिया जाता है। अग्रवाल एवं बंसल के डिफिनीशन के अनुसार तमाम आवश्यक, आरामदायक व विलासितापूर्ण वस्तुओं से है जिसके उपयोग का किसी व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो परंपराएं। प्रत्येक समाज की परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं। उन परंपराओं से प्रभावित होकर व्यक्ति का रहन सहन स्तर भी प्रभावित होता है। फिर आर्थिक दशा। कोई व्यक्ति अधिक अमीर होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है, जिस वजह से भी उसका आर्थिक स्तर, रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। फिर व्यय करने की विधि। कुछ व्यक्ति होते हैं धन का व्यय बहुत अधिक करते हैं, जिससे उनके पास धन का कमी हो जाता है, जिससे उनका रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। धन की क्रय शक्ति। धन की क्रय शक्ति से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम अपने धन का खर्च किस प्रकार कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं क्या हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता, यदि उसकी उपयोगिता है हमारे जीवन में तो हमारा रहन सहन का स्तर प्रभावित होगा उससे। फिर आता है परिवार की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या। यदि हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है तो हमारा जीवन स्तर निम्न होगा। यदि परिवार के सदस्यों की संख्या कम है तो हमारा जीवन स्तर उच्च होगा। फिर आता है शिक्षा एवं संस्कृति। व्यक्ति शिक्षित है, वो अपने संस्कृति का मान सम्मान करता है तो वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखता है। फिर आता है मूल्य एवं जीवन दर्शन। प्रत्येक व्यक्ति का अलग मूल्य, अलग जीवन दर्शन होता है, उसी से हमारा जीवन रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। फिर धन का असमान वितरण भी हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है कुछ इस प्रकार कि किसी व्यक्ति को अधिक धन दे दिया जाता है और किसी व्यक्ति को कम धन दे दिया जाता है। जो व्यक्ति अधिक धन पाता है वो अपनी विलासितापूर्ण आवश्यक चीज़ों में, अनावश्यक चीज़ों में धन का अपव्यय करता है, और जो व्यक्ति गरीब होता है उसे रोटी तक के लिए पैसे नहीं होते। फिर आता है सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज। सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज भी हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करता है, जिससे कभी कभी जीवन स्तर ऊंचा भी होता है, कभी कभी निम्न भी होता है। फिर आता है सामुदायिक सुविधाएं। व्यक्ति को यदि सामुदायिक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए तो इससे हमारा रहन सहन स्तर इस प्रकार प्रभावित होगा। वो सामुदायिक सुविधाएं यदि नहीं पाएगा तो वो अपने धन का व्यय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। फिर आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि। हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसा होगा उसी से आने वाले पीढ़ी का पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसा ही रहेगा। जनसंख्या वृद्धि भी हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है। फिर आती है भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, ये सारी चीज़ें। फिर आता है रहन सहन के स्तर के निम्न होने का क्या कारण है? तो वो है अज्ञानता। व्यक्ति यदि अज्ञानता, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसका जीवन स्तर निम्न होगा। सामाजिक आर्थिक अंधविश्वास। जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं वो समाज द्वारा बनाए गए धार्मिक अंधविश्वासों के चंगुल में फंसे रह जाते हैं। वो अपना स्वयं का कुछ न सोच सकते हैं न समझ सकते हैं। फिर आता है भाग्यवादिता। कुछ व्यक्ति होते हैं भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, जिससे उनका रहन सहन का स्तर जो होता है वो निम्न होता चला जाता है। फिर आता है बेरोजगारी। यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा, जिससे उसका रहन सहन का स्तर निम्न होता चला जाएगा। फिर आता है जनसंख्या में वृद्धि। यदि हमारे समाज में जनसंख्या में वृद्धि निरंतर होती चली जाएगी तो भी हमारा जीवन स्तर निम्न होता चला जाएगा। फिर आता है धन का असमान वितरण। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा धन दे दिया जाए, किसी व्यक्ति को कम धन दे दिया जाए, इससे भी हमारा रहन सहन का स्तर निम्न होगा। महंगाई भी रहन सहन के स्तर को निम्न होने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। फिर आता है शारीरिक मानसिक कार्यकुशलता में कमी।
किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी है, मानसिक अक्षमता है, वो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा, जिससे उसका रहन सहन का स्तर निम्न होता चला जाएगा। फिर आता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सारी चीज़ें। प्राकृतिक आपदाएं से ही फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों का रहन सहन का स्तर निम्न होता चला जाता है। फिर आता है अयोग्य व कुशल व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठा देना। यदि हम अयोग्य अकुशल व्यक्ति को किसी अच्छे पद पर बैठा देते हैं तो वो गलत इस्तेमाल करता है, वो सही से अपने कार्य को नहीं कर पाता। तकनीकी विकास में कमी, यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि तकनीकी विकास में कमी। तकनीकी विकास में कमी नहीं है। हमारे समाज में, हम इस दुनिया में बहुत सारे तकनीकी विकास निरंतर नित्य नए विकास हो रहे हैं। यदि हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उस तकनीकी विकास का हमारे जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगा। इस वजह से तकनीकी विकास में कमी न हो करके यहाँ पे तकनीकी विकास की अज्ञानता में कमी होगी। फिर आता है रहन सहन के स्तर को हम कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। उसके कई तरीके दिए गए हैं। पहले है जनसंख्या में नियंत्रण। जनसंख्या का नियंत्रण कैसे होगा? कम उम्र में जो विवाह हो रहे हैं उसको रोकने से। फिर विवाह एक संस्कार है, इसको कह करके किसी व्यक्ति को विवाह के लिए मजबूर करना। फिर आता है संतान उत्पत्ति की अधिक क्षमता। जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, अज्ञानता अवश, वे अपने एक बेटे के चक्कर में अनेक बेटियों का लाइन लगा देते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है और हमारा रहन सहन का स्तर ऊंचा उठने के बजाय नीचे होता है। इस पे भी रोक लगाना चाहिए। फिर अज्ञानता। फिर आता है यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों का विकास होगा तो व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जा कर के रोजगार प्राप्त कर लेगा। फिर आएगा आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति भी व्यक्ति के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है। फिर कृषि उन्नति। जो भी हमारे कृषि क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, उस आविष्कार से व्यक्ति को जागरूक करना और कृषि उन्नति के बारे में बताना। फिर आता है कुटीर धंधों का विकास। इसमें गांव में या कस्बों में छोटे छोटे लघु कुटीर धंधों का स्थापना करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। फिर आता है व्यावसायिक शिक्षा। बालक को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ व किताबी ज्ञान के साथ साथ स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का भी समावेश करना चाहिए, जिससे बालक पढ़ाई के साथ साथ वो एक रोजगार के लिए भी तैयार हो, वो किसी स्किल को सीखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करे। फिर आता है धन का समान वितरण। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धन का असमान वितरण न करके समान वितरण करना चाहिए, जिससे सभी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। फिर आता है औद्योगिकरण। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये रहन सहन का स्तर का कंप्लीट क्लास था और कल हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में। यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है या इस टॉपिक में हमने कोई त्रुटि की है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।